मैं आप लोगों को जीवन नहीं मरा करता गोपाल दास नीरज जी का रचना जीवन नहीं मरा करता का 2 पद्यांश पहले सा प्रसंग व्याख्या किया था। अब तीसरा आ जाते हैं, संदर्भ है पूर्ववत, जानते ही होंगे, फिर एक बार बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जीवन नहीं मरा करता नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। अब आ जाते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने होता कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जिल्द बदलती पोथी, यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन की नश्वरता को इंगित किया है, यानी उसको बताने का प्रयास किए हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। अब आ जाते हैं व्याख्या। खोता यानी कुछ भी नहीं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। मनुष्य यहाँ पर कुछ भी खोता नहीं है। क्यों नहीं खोता है? क्योंकि वह खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही उसको एक दिन जाना है। केवल जिल्द बदलती पोथी, जिल्द यानी कवर, पोथी यानी पुस्तक, केवल मात्र बदलता है तो पुस्तक का कवर ही बदलता है, जो उसमें ऊपर में चढ़ाते हैं पुस्तक के ऊपर उसको सुरक्षित रखने के लिए, उस वही है। केवल मात्र बदलता है तो पुस्तक का कवर ही बदलता है। जैसे रात उतार चांदनी, जिस प्रकार रात्रि की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी समाप्त होने के बाद वह पहने सुबह धूप की धोती, वह सुबह धूप की धोती धारण कर लेता है, यानी नया दिन का शुरुआत हो जाता है। वस्त्र बदल कर जाने वालों, और धूप अपना नया वस्त्र धारण कर लेता है। चाल बदल कर जाने वालों और वाले, यानी जो व्यक्ति बुरे रहते हैं उनसे संगत हमें नहीं करना चाहिए। चंद खिलौनों के खोने से, यानी चंद यानी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। मात्र कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। या चंद्रमा भी लिख सकते हैं, चंद्रमा रूपी खिलौने के खोने से बचपन सदा के लिए समाप्त नहीं होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जीत करते हैं। फिर एक बार बता देते हैं सरसरी। मनुष्य यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि मनुष्य यहाँ पर कुछ भी नहीं खोता है, क्योंकि वह खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाएगा। केवल जिल्द बदलती पोथी, मात्र बदलता है तो पुस्तक का कवर ही बदलता है। जिस प्रकार पुस्तक में से पुराने कवर को निकाल देने से उसमें नया कवर चढ़ा देने से पुस्तक ज्यों का त्यों जैसा का तैसा हो जाता है। जैसे रात उतार चांदनी, ठीक उसी प्रकार रात्रि की चंद्रमा समाप्त होने या रात्रि समाप्त होने पर वह सुबह नई धूप की धोती धारण कर लेती है, नया वस्त्र धारण कर लेती है। चाल बदल कर जाने वालों, जो बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं उनसे हमें संगत नहीं करना चाहिए। चंद्र यानी मात्र कुछ खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, मात्र कुछ खिलौनों के खो जाने से जीवन सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। आप लोगों को पहले भी बताया था गोपाल दास नीरज जी क्या थे, संगीतकार थे, गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर एक बार समझ लेते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, मनुष्य यहाँ पर कुछ भी नहीं खोता है, क्योंकि वह क्या आया था, खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही क्या होगा, जाएगा। इसलिए मनुष्य कुछ भी नहीं खोता है, क्योंकि उसका मनुष्य रूपी जीवन क्या है, नश्वर है। एक बार गीतकार के रूप से समझा देते हैं। माटी हो ही तोर चोला रे संगी, माटी हो ही तोर चोला, माटी हो ही तोर चोला रे संगी, माटी हो ही तोर चोला। क्योंकि तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। क्योंकि तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। इसलिए क्या है, जीवन नश्वर है। अब आप व्याख्या समझ गए होंगे, विशेष जान लेते हैं। विशेष में प्रस्तुत पद्यांश में इसमें क्या बताया गया है उसको लिखा जाता है। विशेष में लिख सकते हैं, इसमें है जीवन में आशा रूपी, लोगों के अंदर आशा रूपी संचार करने का कवि ने प्रयास किया है। दूसरा है शब्द मैत्री है, और तीसरा है गोपाल दास नीरज जी का भाषा कैसा था, सरल सुबोध भाषा को उन्होंने व्यक्त किए हैं अपनी कविताओं में। पहला पद्यांश आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं
दूसरा पद्यांश, लाखों बार गगरियाँ फूटी, यानी लाखों बार कई बार गगरियाँ यानी गगरी फूट गई, सिकुड़न न आई पनघट यानी तालाब पर, फिर भी उस तालाब में सिकुड़न या सिलवटें नहीं आई। पनिहारिनें क्या करती है, तालाब में पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन तालाब का पानी तो कम नहीं होता है, फिर वर्षा होता है, फिर वह तालाब का पानी क्या हो जाता है, भर जाता है, इसलिए सिकुड़न या सिलवटें नहीं आती है। लाखों बार कश्तियाँ डूबी, लाखों बार क्या हो गई, कश्तियाँ यानी नावें डूब गई, फिर भी लोगों का चहल पहल वही तट पर, फिर भी वो नदी के किनारे पर लोगों का चहल पहल आना जाना लगा रहता है। हम लोग क्या लॉकडाउन होता है तो क्या बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो लॉकडाउन होने पर भी उनका आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि उनको भी ज़रूरतें हैं। ठीक उसी प्रकार लाखों बार कश्तियाँ डूबी यानी नाव डूब गई, फिर भी लोगों का आना जाना नदी के किनारे पर लगा रहता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम यानी अंधकार की, जो अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो अंधकार की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लव की आयु घटाने वालों और प्रकाश को क्या कर देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं, लेकिन वह प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं हुआ करता है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, लाखों बार पतझड़ उपवन को समाप्त करने की कोशिश कर ले, लेकिन उपवन सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। फिर से वर्षा होगा और फिर से उसमें हरापन आएगा और वह उपवन जो है फिर से क्या हो जाएगा, खिल जाएगा। अब फिर एक बार व्याख्या बता देते हैं सरसरी तौर पर। लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन न आई पनघट पर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तालाब में कई पनिहारिनें पानी भरने के लिए जाती है, फिर भी उस तालाब में सिकुड़न या सिलवटें नहीं आती है। लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही तट पर, यानी लाखों बार अनेकों बार उस नदी पर कई नावें डूबकर नदी में समा गई, फिर भी लोगों का चहल पहल आना जाना उस तट पर लगा रहता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों यानी अंधकार की उम्र बढ़ाने वाले अनेक व्यक्ति हैं और प्रकाश को पूरी तरह से क्या कर देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं, लेकिन वह प्रकाश को वे लोग समाप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हमेशा होगी ही होगी। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लाखों बार पतझड़ उपवन को समाप्त करने की कोशिश कर ले, लेकिन उपवन सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। फिर एक बार बता देते हैं गोपाल दास नीरज जी के गीतकार के रूप में। लाख बार गगरिया फूटी, लेकिन तालाब में सिकुड़न सिलवटें नहीं आई। लाख बार नावें डूब के समा गई, लेकिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा निराश होगा तब उसका हार होगा और उससे मुकाबला करेगा डट कर, तभी वह जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकता है। अब इसमें है व्याख्या समझ गए हैं, अब विशेष आ जाते हैं। विशेष में है प्रस्तुत पद्यांश में गोपाल दास नीरज जी का विशेष में लिख सकते हैं, सरल सुबोध भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है पहला पॉइंट में। दूसरा विशेष लिख सकते हैं शब्द मैत्री का प्रयोग किए हैं, और तीसरा लिख सकते हैं इसमें भाव प्रधान शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अब आ जाते हैं तीसरा पद्यांश। तीसरा पद्यांश में संदर्भ है पूर्ववत, पहले का जैसा का तैसा। आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उपवन रूपी बगीचे की सुंदरता का अपने भावपूर्ण रूप से वर्णन किया है। अब आ जाते हैं व्याख्या। लूट लिया माली ने उपवन, यानी माली ने आकर उस उपवन यानी बगीचे, लूट लिया माली जो क्या होता है, फूल तोड़ने के लिए उपवन यानी बगीचे में आता है। लूट लिया माली ने उपवन, माली ने आकर बगीचे में से एक एक फूलों को तोड़कर क्या हो गया, ले गया। लूटी न लेकिन गन फूल की, लेकिन वहाँ से उस बगीचे से वह माली फूलों के सुगंध को ले नहीं पाया। तूफानों तक ने छेड़ा पर,
यानी लाखों बार अनेक बार तूफानों के आने पर खिड़की बंद न हुई धूल की, धूल से भरी हुई खिड़की बंद नहीं हुई, वह घुस गई। नफरत गले लगाने वालों यानी जो व्यक्ति क्या करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, उनसे भी हमें समझौता करके उनको क्या करना चाहिए, गले लगा लेना चाहिए। सब पर धूल उड़ाने वालों और दूसरे के ऊपर हर हमेशा बुराइयां निकालते रहते हैं, उसको क्या कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है, मात्र कुछ मुखड़े के चेहरे को देखकर या बुरे चेहरे को देखकर, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है, बुरे चेहरे को देखकर दर्पण सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। अगर दर्पण को तोड़कर फेंक दोगे फिर भी छोटा सा एक टुकड़ा बचेगा, वह आपका चेहरा उसमें दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए बुरे चेहरे को देखकर दर्पण सदा के लिए समाप्त नहीं हुआ करता है। फिर एक बार बता देते हैं सरसरी तौर से। लूट लिया माली ने उपवन, यानी माली ने आकर एक एक बगीचे में से एक एक फूलों को तोड़कर ले गया, लेकिन फिर भी वहाँ के फूलों की सुगंध को नहीं ले जा पाया। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, यानी कई बार तूफान आने के कारण धूल से भरी हुई खिड़की बंद नहीं हुई। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, जो व्यक्ति हमसे क्या करते हैं, नफरत करते हैं और हम हमारे बुराइयों को उजागर करना चाहते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, सही राह पर लाना चाहिए और गले लगा लेना चाहिए। कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है, बुरे चेहरे को देखकर दर्पण नाराज नहीं हुआ करता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं गीतकार के रूप में। फिर एक बोल। माली आया फूलों को तोड़ा और ले गया, लेकिन फूलों के सुगंध को नहीं ले पाया। माली आया फूलों को तोड़ा और ले गया, लेकिन फूलों के सुगंध को नहीं ले पाया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं विशेष। विशेष है आप कौन सा भाव आपको अच्छा लगा उसको लिखना है, तो पहले में सरल सुबोध भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, भाव प्रधान शैली है। तीसरा है माधुर्य गुण, इसको पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। मधुरता का भाव उत्पन्न होता है फूलों को देखकर, अपने मन में यह प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, इसको लिख लेना। आप लोग नोट्स बना लेना। अब आप लोगों को समझ गए होंगे, आप लोग इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।